हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, और मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको साथ साथ में नोट करते चलना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। स्वच्छंद उद्योग क्या है? जी हाँ, तो स्वच्छंद उद्योग किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। स्वच्छंद उद्योग उस हल्के उद्योग को कहा जाता है जो अवस्थिति का चुनाव करने में अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ, हम लोग उस हल्के उद्योग को बोलेंगे जो अवस्थिति का चुनाव करने में क्या होते हैं, अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। जी हाँ, यानी ये कहीं पे भी यानी ये उद्योग किया जा सकता है। जी हाँ, जगह का सिलेक्शन इसमें नहीं करना पड़ता है, यानी कहीं पे भी इसको हम लोग कर सकते हैं, और परंपरागत कारकों पर भी आधारित नहीं होते हैं। जी हाँ, और ये स्वच्छंद उद्योग जो होते हैं ये परंपरागत कारकों पर आधारित नहीं होते हैं। जी, उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, और ना ही ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं। ये कच्चे मालों पर निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। ये किस पर निर्भर रहते हैं? जी हाँ, यानी संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, यानी कंपोनेंट्स पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जी हाँ, जो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि स्वच्छंद उद्योग क्या है, यानी उस हल्के उद्योग को कहा जाता है, यानी जो अवस्थिति का चुनाव करने में अपेक्षाकृत क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी कहीं पर भी हम लोग इसको कर सकते हैं। और ये परंपरागत कारकों पर निर्भर नहीं होते हैं, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर भी निर्भर नहीं होते हैं। ये जिस पर निर्भर होते हैं इसको हम लोग कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये किस पर निर्भर रहते हैं, यानी संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं, जो हम लोग कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है। जी हाँ, और जो स्वच्छंद उद्योग है उसमें जो उत्पादन होता है क्या होता है, काफ़ी कम मात्रा में होता है, एवं श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। जी हाँ, और इसमें जो मजदूर है उसकी भी क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। जी हाँ, सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। जी हाँ, और जो ये स्वच्छंद उद्योग है ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता है, अतः इन्हें आवासीय क्षेत्र के निकट लगाया जा सकता है। जी हाँ, अगर हम चाहें तो इसको यानी आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ पे यानी लोग रहते हैं, यानी जो आसपास में घर होते हैं वहाँ पे भी लगा सकते हैं। जी हाँ, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। अंतिम उत्पाद छोटा होता है। जी हाँ, और जो यानी स्वच्छंद उद्योग में जो उत्पाद बनते हैं, जो प्रोडक्शन होता है ये क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, और आसानी से परिवहन के योग्य होता है। जी हाँ, और आसानी से क्या होता है, परिवहन के योग्य होता है। जी हाँ, यानी आसानी से उसको हम लोग कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं। इसकी अवस्थिति सड़क मार्गों के निकट होना आवश्यक है। जी हाँ, और जो उद्योग है उसकी जो अवस्थिति है यानी स्वच्छंद उद्योग है सड़क मार्गों के निकट होना क्या है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसको हम लोग आसानी से ये क्या कर सकते हैं, परिवहन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो मैंने आपको यहाँ पे स्वच्छंद उद्योग समझा दिया किसको बोलते हैं। जी हाँ, अगर आप समझने में कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। जी हाँ, उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है उसको यहाँ पे उदाहरण सहित आपको परिभाषित करने के लिए बोला है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या बोलती है, फिर उसको हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे। उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। जी हाँ, यानी उस उपभोक्ता वस्तु उद्योग किस उद्योग को बोलते हैं, यानी वो ऐसे सामान का उत्पादन करती है जो उपभोक्ता क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लेते हैं, उसको उपभोग कर लेते हैं। जी हाँ, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर रोटी। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं हम लोग, यानी रोटी जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार के सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योग उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहलाते हैं। जी हाँ, और जो इस प्रकार के जो यानी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उस उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग बोलते हैं। और जितने भी सारे यानी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, रोटी हो गया, बिस्कुट, चाय, साबुन हो गया, ये क्या करते हैं, उपभोक्ता इसको क्या करते हैं, यानी डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यानी उपभोग कर लेते हैं। और ऐसे उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग बोलते हैं। इन्हें गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। जी हाँ, और ऐसे उद्योग को यानी उपभोक्ता वस्तु उद्योग को गैर आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। जी हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है, मैंने आपको उदाहरण भी दे दिया, यानी उपभोक्ता वस्तु के यानी कौन कौन से एग्जाम्पल है, और उपभोक्ता वस्तु उद्योग को कौन सा उद्योग कहा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो आप लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा।
स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें। जी हाँ, तो क्या क्या स्वेज नहर के महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्वेज नहर का, तो यहाँ पे हम लोग आंसर में देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। स्वेज नहर मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। जी हाँ, तो जो स्वेज नहर है वो किसको जोड़ती है, यानी उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के जो मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर है उसको क्या करती है, आपस में जोड़ती है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया था। जी हाँ, और जो स्वेज नहर है इसका निर्माण क्यों किया गया था, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जी, इसका निर्माण सबसे पहले कब किया गया था, 1869 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था, यानी इसको यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग, जी हाँ, यानी एक एंट्री के लिए, यानी एक मार्ग, यानी एक रास्ता बनाया गया था। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। जी हाँ, और जो ये स्वेज नहर है कितनी किलोमीटर लंबी है, जी हाँ, यानी 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर क्या है, गहरी है, जिससे प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। जी हाँ, और जिसमें क्या करते हैं, नहीं लगभग 100 जलयान, जी हाँ, यानी 100 यानी जो शिप होते हैं वो क्या करते हैं, आवागमन करते हैं, यानी आना जाना करते हैं। इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। जी हाँ, और जो स्वेज नहर है उसको पार करने में कितने घंटे समय लगता है, 10 से 12 घंटे का समय लगता है। इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा तैयार माल का यातायात उत्तमाशा अंतरिप होकर होता था। जी हाँ, यानी स्वेज नहर के बनने से पहले जो यानी यूरोप और एशिया के बीच जो कच्चा माल तथा जो तैयार माल का यातायात होता था वो कैसे होता था, यानी उत्तमाशा अंतरिप होकर होता था, जब यानी स्वेज नहर नहीं बना था। यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता था। जी हाँ, और जो यानी जो जाता था पहले, यानी स्वेज नहर बनने से पहले जो जाता था वो यानी पूरे अफ्रीका से उसको यानी घूमकर जाना पड़ता था, जिससे समय और खर्च अधिक लगता था। जी हाँ, जिससे क्या होता था, यही जो समय था यानी टाइम भी अधिक लगता था और उस पर यानी जो खर्च था उसको भी यानी उस खर्च भी अधिक लगता था। स्वेज नहर मार्ग ने समय और खर्च को काफ़ी कम कर दिया। जी हाँ, और जो स्वेज नहर जब से बना है वो क्या कर दिया, यानी समय और खर्च दोनों को क्या कर दिया है, काफ़ी कम कर दिया है। जी हाँ, हम लोगों ने देख लिया कि स्वेज नहर यानी कब बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था, और उसके बनने से यानी क्या क्या हुए, यानी उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। जी हाँ, तो व्यापार संतुलन जो है उससे क्या तात्पर्य है, चलिए यहाँ पे हम लोग आंसर के माध्यम से देख लेते हैं। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का गणना या परिलेखन करता है। जी हाँ, तो व्यापार संतुलन क्या करता है, यानी एक देश के द्वारा जो अन्य देशों को जो माल यानी जो आयात हुआ है एवं उसी प्रकार निर्यात की गई जो वस्तुएं और जो सेवाओं की मात्रा है उसकी गणना का क्या करता है, परिलेखन करता है। जी हाँ, यानी क्या करता है, उसकी गणना करता है, जी कितना यानी माल आयात हुआ और कितना माल निर्यात हुआ। जब किसी देश में आयात की गई वस्तुओं की तुलना में निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो इसे अनुकूल या धनात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। जी हाँ, यानी क्या बोलते हैं, जब किसी देश में आयात की गई वस्तुओं की जो तुलना में जो निर्यात की गई वस्तुओं का जो मूल्य है अधिक होता है। जी हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी अनुकूल या धनात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत, जी हाँ ठीक इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा आयात के अधिक होने पर, जी हाँ इन निर्यात की अपेक्षा जो आयात के अधिक होने पर व्यापार संतुलन क्या हो जाता है, प्रतिकूल या ऋणात्मक हो जाता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि जो व्यापार संतुलन है यानी उसको किसको बोलते हैं, और जो धनात्मक व्यापार संतुलन है वो क्या है, और ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है, मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया है, तो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। चलिए, आपको अगर समझने में कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने पिछले वाला क्लास नहीं किया तो आप लोग क्लास कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।